तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी परिचर्चा आपसे लास्ट क्लासेस हुई थी वह है यूपीएससी के प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए, जो आपका 25 मई को होने वाला है और बहुत ही नज़दीक ये परीक्षा आ गई है। ठीक है, तो हम कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए कंटिन्यूसली हम आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और जो सीरीज़ आपकी चल रही है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, इस पर हम आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आज की क्लासेस में हम प्यारे बच्चे आपसे 2018 का क्वेश्चन पेपर नंबर जो जीएस का 1 है उसके बारे में आपसे मेरी चर्चा होगी। और ख़ास तौर पर इसमें हमने अब तक आपसे इसका एक पार्ट आपके लिए उपलब्ध करवा दिया। मैंने कहा था कि एक ही क्लासेस में हम पूरे टेस्ट को हम सोल्व करेंगे, चाहे वो क्लास आपकी 3-3.5 घंटे की हो। लेकिन कुछ कल टेक्निकली ऐसा इश्यू होने के चलते जिसके चलते क्लास में रिकॉर्ड नहीं कर सका था। ठीक है, लेकिन आज इस टेस्ट को निपटाएंगे। ठीक है, कंप्लीट करेंगे इसको और फिर जो नेक्स्ट होगी वो क्लास। ठीक है, अब कई बच्चों का बच्चे आप मुझे बताइएगा कि आप जो टेस्ट नंबर आपका 20 नंबर का टेस्ट है CIH का, जो दृष्टि का 20 नंबर का टेस्ट है जीएस का, और GS1 का और ख़ास तौर पर CSAT का, जो आपका CSAT का टेस्ट नंबर 10 है, आप करना चाहते हैं उसको या मैं सोल्व करवाऊँ? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स इस बात को तय कर देंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं उस टेस्ट को सोल्व कराऊँ या फिर आप, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप ही बैठें और आप ही उसको अटैम्प्ट्स करें और फिर देखें कि आपके कितने मार्क्स उसमें हो पा रहे हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको OMR सीट उसकी एक दिन के बाद में प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप बताइएगा, जैसे आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जितना हो सके, चैनल को सपोर्ट करो। आइए देखिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके सपोर्ट से चीज़ें मल्टीपल टाइम होती रहेंगी और हो रही हैं। लास्ट क्लासेस में जो क्वेश्चन आपका हुआ था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। देखिए, हम वीडियो को जूम नहीं कर सकते क्योंकि जूम करेंगे तो क्वेश्चन आपका कट जाएगा, है ना, फिर आपको क्वेश्चन फुल नहीं दिखेगा। लेकिन आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हमने पूछा था आपसे, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा ऐसे उपाय क्या किए गए थे। देखो, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में इस बात को रखना है कि यहाँ पर ना केवल हम आपसे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे, बल्कि एक आपका अप्रोच भी डेवलप करने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, टेस्ट में आपका स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है, डजंट मैटर, वो मैटर ही नहीं करता है इसमें। बस इतना है कि आपको आत्मसंतुष्टि या फिर उस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको सीख देता है टेस्ट के मार्क्स बहुत हाई आ रहे हैं, कम जा रहे हैं तो थोड़ा रिस्की है। अगर कम जा रहे हैं तो मान लीजिए आप 100 में से कम ही अटैम्प्ट्स कर पा रहे हैं, राइट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, हालांकि वो भी नॉलेज पे ही होते हैं ना, तो आप में नॉलेज है तभी तो आप कर पा रहे हैं, आप में थोड़ा ज्ञान है उसके तभी तो कर पा रहे हैं। और यदि आप कम है तो आपका कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, तो उसको थोड़ा रिवाइज से आप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखो आपके पास में अब एग्ज़ाम को लेकर के मैं 20 दिन नहीं कहूँगा, 19 दिन है। और 19 दिन में मैं आपको बता दूँ कि आप 5 दिन में एक बार कर सकते हैं। अब भी आप स्टूडेंट्स 3 बार आप रिवीजन कर सकते हैं। 15 दिन में अगर कहूँ तो लगभग आप 3 बार रिवीजन आप ना कर सकते हैं जीएस का कंप्लीट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। 5 दिन में पूरा आप रिवाइज करें। ठीक है, और बीच बीच में जो क्लासेस हम आपके साथ में कर रहे हैं वो भी देखें। ठीक है, और ख़ास तौर पर प्यारे बच्चे मैं एक और बात बता दूं आपको, CSAT का ये ध्यान रखना, CSAT को डेली 2 घंटे पढ़ो, डेली। और अब आपकी पढ़ाई 12 से 15 घंटे के आसपास होनी चाहिए, इतनी पढ़ाई होनी चाहिए। लास्ट में जब आपका बचेगा तो उसमें एक दिन आप पढ़ाई ना करें, आपको जो देखना है रिवीजन के तौर पे देख लें, फिर पढ़ाई ना करें। फिर जैसे आपका मान लीजिए तो 24 को पढ़ाई ना करें, 24 को, ठीक है, आराम से रहें पूरे दिन, जो मन में है, ठीक है, वो अगर आपको लग रहा है कि इसको देख लूँ, वैसे तो सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपको लगेगा कि इसको देख लूँ, तो जो मन करे वो देख ला, लेकिन कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, केवल इतना ही। ओके, लेकिन मैं आपको एक वीडियो ज़रूर दूंगा, बनाऊंगा उस पर वो सारी विषय। 25 में आपको मॉर्निंग में क्या करना है बेटा, यूपीएससी का पेपर लेकर के जाना है, ध्यान रखना। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, यूपीएससी का पेपर
2024 का प्रीलिम्स लेके जाना। क्यों? उसमें जीएस के अगर आपने मॉर्निंग में, मात्र मॉर्निंग में आपने उसके 10 क्वेश्चनों को भी लगा लिया मॉर्निंग में पेपर होने से पहले, ठीक है, आपकी एंट्री होती है 9:30 पे, ठीक है, 9:30 पे एंट्री होती है। और यदि आप 8 बजे और आपने उस पेपर के मात्र मान लीजिए 10 से 20 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए जीएस के, तो आपका माइंड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है उस फॉर्मेट में, है ना। तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आइए चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं समय ना गवाते हुए। ये सारी चीज़ें हैं, अगर किसी का भी कोई डाउट है अभी भी स्टडी से रिलेटेड तो आप बताइएगा। आप मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको जो टेस्ट है वो मैं प्रोवाइड करवाऊँ या फिर मैं डिस्कस करूँ, फिर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएं, जैसा आप कहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप उसको सेल्फ दें, ठीक है। कई बच्चों का कमेंट्स आया कि सर वेटिंग फॉर योर क्लास डेट डेट डैश की आप वीडियो बनाइएगा फटाफट जल्दी से एकदम। तो देखिए मैं वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, कल को आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर जैसा आप कहेंगे जो कमेंट्स, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि नहीं सर हम ही देंगे, आप पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो टेलीग्राम पे, तो ठीक है, इन सब का पीडीएफ बच्चे टेलीग्राम पर आपको मिलता है। जो भी टेस्ट आपको लेना चाहते हैं वहाँ पर सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन देखिए पहला, संताल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा ऐसे उपाय किया गया था या किए गए थे। देखो ये जो संताल विद्रोह है बेटा, ये आपने पढ़ा होगा 1855-56 में ये किया गया था। कब किया गया था? 1855 से 56 में ये आपका किया गया था, ठीक है, संताल विद्रोह। और यही संताल कहाँ, यही आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, बिहार, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि औपनिवेशिक शासनकाल के समय जब ये शांत हो गया था तो क्या क्या ऐसे शासन में उपाय किए गए थे। जैसे पहला, संताल परगना नामक जो राज्य क्षेत्र का सर्जन किया गया था। जी हाँ, एक सर्जना बनाया गया था, इसमें कोई दोहराए गिरे नहीं है, बिल्कुल बनाया गया था परगना। और इसका जो स्वामित्व था, इस वाले जो क्षेत्र को खासतौर पर ये संथालों के लिए मजबूत किया गया था। दूसरे में कह रहे हैं कि किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। यहाँ पर इनको एक राइट्स दे दिया गया था, अगर इनकी भूमि को बेचा जाएगा तो वो गैर कानूनी कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्या करता है यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस यहाँ से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। कोल विद्रोह दे देगा, संताल विद्रोह दे देगा, ठीक है, मोपला विद्रोह दे देगा, उसके साथ साथ आप देखोगे ऐसे कई विद्रोह दे देगा और उधर डेट लिख देगा, कहेगा आपसे कौन सा सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो एक बार ये पोर्शन को एक बार पढ़ लें, ठीक है। ये जो ट्राइब्स वाले हैं, जनजातीय आंदोलन है, एक बार देख लें हिस्ट्री में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों का शासन एक परिणाम था। अब देखो कैसे आर्थिक तौर पर पूछा है, एक फैक्टर पूछा बेटा, ठीक है। आपने, मुझे नहीं पता हिस्ट्री कैसे पढ़ा है, बल्कि हिस्ट्री को कई भागों में तोड़ करके पढ़ा जाता है बेटा। इकोनॉमिकल फैक्टर अलग पढ़ना होता है, पॉलिटिकल फैक्टर अलग पढ़ना होता है, प्रशासनिक उसका लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अलग होती है, आर्ट एंड कल्चर अलग होता है, कई चीज़ें अलग अलग पढ़ी जाती हैं और वहीं से क्वेश्चन अच्छे से सोल्व भी होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आर्थिक तौर पर जब 19वीं शताब्दी थी तो उस समय भारतीय शासन पर इसका जो परिणाम क्या था। जैसे पहले में कह रहे हैं कि भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हुई थी, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई थी, और ये कह रहे हैं कि भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण और या फिर नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। देखो बेटा यहाँ पर मैं आपको कहूँ, कुछ शब्दों का खेल होता है यूपीएससी में, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो फेलियर हो, सबको सब ज्ञान नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। आप भी वही ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ शब्दों का उच्चारण होता है, ये प्रैक्टिस आपको ये सिखाती है। यूपीएससी के पीवाईक्यू यही तो सिखाते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि आपका भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। तो ओवरऑल आप देखोगे, आपको लगता है कि ऐसा हुआ, केवल एक टाइम तो था जब से फर्स्ट वर्ल्ड वार था, तो उस समय तो एक्सपोर्ट में आप देखोगे वृद्धि हुई थी। तो ये तो गलत है। देखो वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, देखो वृद्धि नहीं, ऐसा भी नहीं है। भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण कर दिया गया था, ये बात एकदम सही है। उस समय जो था 19वीं शताब्दी में आर्थिक तौर पर इन्होंने भारतीय कृषि, जो पारंपरिक कृषि हुआ करती थी, उसको खास तौर पर क्या बना दिया, इन्होंने बाजार आधारित कृषि व्यवस्था को डेवलप करने का प्रयास किया, जिसमें आप देखोगे चाय के बागान, उसके साथ साथ चाय यहाँ पर किया जाएगा, अफीम किया जाएगा, आयरन किया, मतलब कि ऐसी गतिविधियाँ जो बाज़ार पर आधारित होंगी, कपास का होगा, जूट का होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि वो इससे प्रॉफिट कमा सके। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, देखो ये शब्द देखो, तीव्र ऐसा नहीं देता यूपीएससी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 53, बताइएगा।
आपको भी क्वेश्चन में दूंगा कुछ। हाँ, लास्ट क्लासेस में जो बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर दिया था, बिल्कुल बच्चे आपने सही आंसर दिया था, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आइए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356, बताइएगा 356 का ही तो इस्तेमाल हो रहा है अभी, है कि नहीं? अभी हाल ही में 356 का ही तो इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ? मणिपुर में, है कि नहीं? तो मणिपुर में अभी यही तो हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि 356 के अधीन यथा उपविधि अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा, वहाँ स्थिति क्या होगी? पहला, उस राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। देखो बेटा, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो विधानसभा होती है वो स्वतः ही भंग हो जाती है। ये बात गलत है बेटा, स्वतः ही वो भंग नहीं होती है। विधानसभा रहती है, जो मंत्रिपरिषद होती है वो भंग हो जाती है ना। विधानसभा रहेगी, ठीक है, और वो काम करेगी किसके अनुकूल? वो पार्लियामेंट के अनुकूल, और उस पर चुन करके भेजा जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा अपने आप कोई किसी व्यक्ति को बैठाते हैं, या फिर राज्य के राज्यपाल को ही अधिकतर देखा जाता है केसेस में, वही बैठते हैं। तो ये गलत है, स्वतः भंग नहीं। उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोजित होंगी। ये बात सही है, क्योंकि इस पर अब कानून बनाने का अधिकार इनको होगा। जो आपकी राज्य सूची के विषय होते हैं, ठीक है, जो राज्य सूची के विषय होते हैं, इन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार अब संघ को आ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। उस राज्य नहीं, देखो ये गलत है, राष्ट्रपति उस राज्य में नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 53 का, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 54 नंबर, शिल्प है यहाँ पर, और किस राज्य की परंपरा में आपको देखने के लिए मिलते हैं, और पूछा है सुमेलित, ठीक है। बताओ बेटा, सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है, 54 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहे हैं आपके पुथुक्कुली शॉल जो आपको मिलेगा ये तमिलनाडु में मिलता है। जी हाँ, ये तमिलनाडु में मिलता है। सुजनी जो कढ़ाई है बेटा, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। तो देखो 2 नंबर जहाँ है उसको कट कर दो, पहला सही है तो यही आंसर हो गया। क्योंकि तीसरा कि जो आपका उपाड्डा जामदानी की जो साड़ी है, ठीक है, जामदानी की जो साड़ी है कर्नाटक में नहीं, ये आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है ये केरल में मिलती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉल हो रहा है थोड़ा सा, तो ये केरल में आई थिंक मिलती है। बाकी आप बताइएगा, ठीक है। तो आप देखो बच्चे, यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, बाकी का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल 100% आई एम श्योर कि जो आपकी पुथुक्कुलिक शॉल है बेटा, ये आपको तमिलनाडु में ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 55 नंबर का है। जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? बेटा जरा समझो, जीपीएस के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। कई बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था। देखो कैसे, देखो मैं कहता हूँ कि आपको क्या करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कनेक्ट। आपको बेटा कनेक्ट, ये जो कनेक्शन होता है ना, ये जो कनेक्ट, इसको कनेक्ट करना सीखो। किसको? सब्जेक्ट को। ये आना चाहिए। अब देखो जितना आप विस्तार से इसको दोगे कि जीपीएस होता है, जो आपके फ़ोन में भी है, ठीक है। अब जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हो सकता है, संभावना व्यक्त कर रहा है। तो ऐसे उसमें जब संभावना व्यक्त करता है बेटा, तो अधिकतर आप देखोगे वो आपके सही होते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन प्रचलन, बिल्कुल आप टैग करके आप देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, अपने ऑफिस कितनी दूर है, पूरा लोकेशन निकाल ले तो आप जीपीएस के माध्यम से। बैंकिंग जो प्रचलन है, बिल्कुल बैंकिंग आप कहोगे कि अच्छा एटीएम कहाँ पर है, एचडीएफसी बैंक का एटीएम कितनी दूर है, आप फ़ोन से देख लेते हो, सब बिल्कुल होता है। पावर ग्रिडों का नियंत्रण, बिल्कुल हम पावर ग्रिडों की बात करते हैं। तो यहाँ पर तीनों बातें बेटा सही हो जाएंगी। मतलब कि जीपीएस का आप देखोगे तीनों स्तर पर 1 2 3 इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। कई स्टूडेंट्स ने जो उस समय इसको लगाया था तो उन्होंने कहा बैंकिंग के प्रचलन में कहाँ जीपीएस का इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसको गलत मान लिया था और इसलिए उन्होंने सी बता, लेकिन इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पूछा है आपसे कौन सा सही है। क्या पूछा है आपसे? सही पूछा है। अब 3 स्टेटमेंट है, एलिमेंट मेथड आप लगा सकते हैं। जैसे पहला इकोनॉमी से है, भारतीय रिजर्व बैंक, देखो इससे ये सीखो, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, इससे इस बात को सीखो बच्चे कि यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी
क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से पूछ रहा है, ठीक है, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सीखो बेटा। इससे देखो यही चीज़ें होती हैं कि अब आप उसी चीज़ को अच्छे से रिवाइज भी कर सकें और आपको ये पता होना चाहिए। देखो अगर देखो टेस्ट में आप कितना अच्छा कर रहे थे कितना गलत कर रहे थे आई डोंट नो, लेकिन आपको यूपीएससी के जो पेपर हैं इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपसे बनने चाहिए अगर आपने तैयारी की है तो, ठीक है। 1 से 2 साल आपने दिए हैं, तैयारी की है, तो आपसे यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बनने चाहिए। और यदि आपसे क्वेश्चन पेपर ठीक बन रहे हैं, आपके सही बन रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं उसकी लैंग्वेज को, उसकी सारी टर्मिनोलॉजी को, की फैक्टर को, तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आप बैठेंगे तो उस पेपर में भी अच्छा ही कर पाएंगे, ठीक, ना कि टेस्ट के मार्क्स देख करके या उसको थोड़ा सा। तो इसको ध्यान में रखना है बेसिकली। तो यहीं पर देखो, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। तो बेटा क्या आपको लगता है, बताओ, क्या ऐसा आपको लगता है कि जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का, आपको लगता है कि ये केवल और केवल केंद्र सरकार का ही देखता है? देखता तो ये राज्य सरकार का भी है। जब राज्य सरकार, देखो हालांकि राज्य सरकार कोई ऐसे जीसैक जारी नहीं करती है या फिर वो ट्रेजरी बिल जारी नहीं करती है, तो फिर क्या करती है, वो डेवलपमेंट एक आप देखोगे बिल लेकर के आती है और उसको जारी करती है पब्लिकली, तो उसका देखरेख जो करती है वो आरबीआई करती है, क्योंकि उसमें फंड आता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत था। अब देखो जब पहला स्टेटमेंट गलत था तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ एक है। अब इसमें ये बाध्यता रख दी गई है कि तीसरा दोनों जगह, तो तीसरा 100% सही है, पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन दूसरे को देख लो। भारत सरकार कोषपत्र ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोषपत्र जारी नहीं करती है, बात सही है। जो टी बिल होता है, ट्रेजरी बिल जिसको हम बोलते हैं बेटा, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप देखोगे जारी किया जाता है, जिसमें 1 से 90 दिन का समय होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। कोषपत्र ऑफर अपने समतुल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं, हाँ ये बात सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपको समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट को कनेक्ट करते हुए और ख़ास तौर पर ज्योग्राफी वाले पोर्शन से। अब 3 स्टेटमेंट है और पूछना आपसे सही, ठीक। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, मतलब कि इसको एक लंबा समय लगा है और लगभग 100,000 साल इसको लगे हैं और ऐसा हुआ है, ठीक। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी थी तो ऑक्सीजन 54% थी। कितनी परसेंट थी? मुझे तो हंसी आ जाती है ऐसे देख के। 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। बेटा ये गलत है। उस समय आप देखोगे हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बड़ी गैसें थी, मीथेन थी। उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, ये ध्यान में रखना। क्या नहीं थी? आपकी जो O2 है बेटा, ये देखने के लिए नहीं मिलती थी, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जहाँ दूसरा आपका गलत हुआ तो आप आंसर आधार से काट सकते हैं। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वातावरण को बदल दिया, ये बात सही है। और आज आप भी बदल रही हैं, टेम्परेचर आप देखोगे लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो दोनों बातें सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और ये उम्मीद करके चलते हैं कि आपको सारी चीज़ें विजुअल और ऑडिबल हो रही हैं। बन्ना क्राईपेट्रिया और इंटरव्यू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं? अब ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है बेटा। किससे क्वेश्चन है? ये एक आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, 58 नंबर। तो ये जो उस समय थे, जो आप देखोगे वन्ना क्राई हो, पैट्रिया हो, इसके साथ साथ इंटरव्यू हो, तो ये जो पद थे बेटा, ये आपके खास तौर पर साइबर आक्रमण से रिलेटेड ये पद आपको देखने के लिए मिले थे, ठीक है। तो ऐसा कई बार आपसे मेलवेयर अटैक्स को लेकर के, ठीक है, कई बार डीप फैक को लेकर के ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं आपसे
कि भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? ऐसी कृषि जो पर्यावरण को क्या करे, सशक्त करे, उसकी सुरक्षा करे, तो ऐसे कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे, ये आपको बताना है। एक एक करके बात करते हैं, आइए देखिए, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। पहला है आपका एक धान्य कृषि पद्धति का परिहार। दूसरे में कह रहे हैं न्यूनतम जोतों को अपनाना, सही बात है। बागवानी फसलों की खेती का परिहार। अब देखो परिहार का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको जान लो तो बेटर होगा। परिहार, परिहार की बात कर रहे हैं ना, 1 सेकेंड। इन्होंने कहा है अवॉइडिंग, ठीक है, अवॉइडिंग होता है बेटा, अवॉइडिंग। अडेप्टेशन, ये भी हाँ, यहाँ पर देखो अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लेंटेशन एंड क्रॉप्स। तो बेटा यहाँ पर देखो अवॉइड करना मतलब कि उसको परिहार कर देना, त्याग देना, ठीक है, अवॉइड करना, छोड़ देना। तो एक धान्य कृषि पद्धति का परिहार करना, ये तो बात गलत हो जाएगी भाई, ये तो बात गलत हो जाएगी ना। बागवानी फसलों को तो लगाना चाहिए बल्कि, तो ये भी गलत हो जाएगा। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग करना, जी हाँ ये बात सही है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो जल वाष्प की प्रक्रिया है वो आपकी कम हो जाएगी। स्थानीय एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल जो आवर्तन को अपनाना, तो ये बात इसमें सही हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा, चौथा और पांचवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा, चौथा, पांचवा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो एग्रीकल्चर से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। छठा व्यापक विलोप, मतलब कि छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्राय उल्लेखित। अब तक 5 हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे जो विलोप हो चुके हैं वो कब 5 हो चुके हैं, तो छठे विलोप की बात हो रही है और इसमें महत्वपूर्ण योगदान इस मानव का ही है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं। ये कह रहे हैं आपसे ऑप्शंस देखते हैं। विश्व के बहुत से भागों में कृषि में व्यापक रूप में एक धान्य कृषि प्रथा और बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक एक धान्य कृषि प्रथा और बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि के साथ रसायनों के अविवेकी प्रयोग के परिणाम अच्छे देशी तंत्र की हानि। बी में कह रहे हैं आसन्न भविष्य में पृथ्वी के साथ उल्कापिंड की संभावित टक्कर कब है। नहीं, जिसमें 56 मिलियन 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप, नहीं, ये तो बकवास कर रहा है सर। विश्व के अनेक भागों में आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के व्यापक रूप से खेती एवं विश्व के दूसरे भागों में उनकी खेती को बढ़ावा देना, जिसके कारण अच्छे देशी फलों फसली पादपों का विलोपन हो सकता है और खाद्यान्न जैव विविधता को हानि हो सकती है। या डी में कह रहे हैं आपसे कि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अति शोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संभावित नाश, पारिस्थितिकी का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन, और यही है आपका ग्लोबल वार्मिंग। और इसी से आज समस्या मानव के प्रति, क्वेश्चन नंबर कितना है 60, इसी से समस्या मानव के प्रति आज बनी हुई है। तो आज मानव ने क्या किया है, प्राकृतिक संसाधनों का ठीक ठाक उन्होंने अतिशोषण किया है, अतिशोषण किया है, ठीक। और इसमें खास तौर पर आपने देखा होगा कई ऐसे संसाधन, जैसे कोल की बात कर लें, ठीक है, जैसे नेचुरल गैस की बात कर लें, उसके साथ साथ आप देखोगे इन सब के अलावा कई ऐसे और प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका शोषण की बात कर लें, तो मानव ने मल्टीपल टाइम शोषण किया है। और उससे क्या हुआ है, उससे मल्टीपल टाइम आप देखोगे CO2, मीथेन, ठीक है, मीथेन, तो ये सब क्या है आपके लगातार इंक्रीज हुए हैं आपके स्पेस में। तो इसके चलते आज ग्लोबल वार्मिंग और कई ऐसी इसने वैश्विक जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दिया है।
पारितंत्र को भी विनाश किया है, आवास विखंडन खूब ज़्यादा हुआ है, मानव का विस्तार होता चला जा रहा है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें, तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्पेस से क्वेश्चन है, तो बेटा कई बार आपसे क्या है क्वेश्चन पूछता है, तो आपको क्या याद रखना है। अभी देखो हाल ही में जो चर्चाओं में रहा है वो आपका स्पेस, जो आपका स्पेंड, कई ऐसी चीज़ें रही हैं चर्चाओं में, ठीक है। तो स्पेस डॉकिंग भी एक चर्चाओं में रहा है, ठीक है, उसको भी अगर आपने पढ़ा होगा। और ख़ास तौर पर आप देखोगे अभी जो स्पेड जो आपका PSLV C60 गया है, ठीक है, उसके बारे में आप आवश्यक रूप से पढ़ें। और आप इसको भी पढ़ें, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, ऑप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है, तो ये भी आप जरूर पढ़ें। जियो संक्रंस क्या होता है, भूतुल्यकालिक कक्षा, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, पोलर ऑर्बिट क्या होता है, तो बेटा इन सबको पढ़ें, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार लिंक जरूर पढ़ें बेटा। अभी उसने लगभग कितने 60 हैं कई हाँ, लगभग 60 के आसपास उसने सैटेलाइट अभी स्पेस में, स्पेस एक्स, तो पढ़िएगा बेटा उन सबको। चलिए देखिए, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली जिसको बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब कि आपका है IRNS के रूप में जाना जाता है। अब इसका प्रयोग कई ऐसे दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और भारत लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो पहला जो स्टेटमेंट है इसको लेकर के कि IRNS के तुल्यकालिक, मतलब कि जियो स्टेशनरी कक्षाओं की 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकालिक जियो सिंक्रेनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये बात एकदम सही है बेटा। IRNS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं से लगभग कितना है 5500 वर्ग किलोमीटर तक बाहर तक है, मतलब कि ऐसा नहीं है ये जो कवर कर रहा है बेटा ये 5000 है, आई थिंक ये कितना है 5000 के आसपास है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी, नहीं बेटा ये भी देखो गलत है। तो ऐसा डाटा कई बार दे देता है यूपीएससी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं कहता हूँ ना कि जहाँ पर यूपीएससी ने दे दिया डाटा और यूपीएससी कह रहा है डांट रहा है आपको, है ना, हाँ, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर केवल पहला सही है, बाकी का यहाँ पर दूसरा तीसरा आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या आपका, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करो क्वेश्चन पर। विचार कीजिए, उपर्युक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का या के भविष्य कथन कौन सा है या है जिसकी या जिनकी प्राय समाचार माध्यमों में विवेचना होती है, बताओ कौन से हैं आइंस्टीन को लेकर के। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इन्होंने प्रकाश के गुरुत्व का प्रभावित होना बिल्कुल बताया था, ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है, ये भी बात इनकी सही है। पदार्थ अपने चारों ओर के आप देखोगे दिक् काल को क्या कर रहा है विकुंचित, मतलब कि वार्प करता है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर इन्होंने तीनों कथन इन्होंने सही हैं इनके आइंस्टीन को लेकर के, अल्बर्ट आइंस्टीन को, तो डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, अभी हाल ही में क्या है ना, ये बहुत चर्चाओं में रहा था, धारा मस्टर्ड आपने देखा होगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार इसको और। क्योंकि जब जो क्वेश्चन बन जाता है बेटा तो सामान्य देखा जाता है कि क्योंकि लास्ट 2 इयर्स देखो यूपीएससी, मैं आपको बता दूं यूपीएससी में होता क्या है ना, जो करंट अफेयर आता है ना वो ऐसा नहीं है कि अभी घटना घटी 1 महीना हुआ नहीं और यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया, नहीं, ये रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होता है ऐसा। बहुत बड़ी घटना हो जिसका विश्व पर उसका प्रभाव हो तब तो ठीक है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो ऐसा पूछ सकता है। लेकिन कोई ऐसा इनोवेशन है या कुछ ऐसे करंट अफेयर में चल रहा है तो लगभग अगर वो 1 साल तक चल गया और लगातार आ रहा है, मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो उसको वो पूछने का प्रयास ज़्यादा करते हैं। तो यही है। तो ये लास्ट ईयर्स आपने देखा होगा 23-24 में ठीक ठाक चला है इसका ट्रायल, ठीक है।
भारत में विकसित अनुवांशिक रूपांतरित सरसों, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, जीएम सरसों के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, बताइएगा क्वेश्चन। देखिए, पहला है जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो कि पादप को अनेक किस्मों के पिंडकों के विरुद्ध पिंडक प्रतिरोध का गुण देते हैं। बात एकदम क्या है आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप देखें सॉरी गलत है बेटा, ये जीवाणु जीन होते हैं और पादपों को अनेक पिंडकों के विरुद्ध आपकी पिंडक रोधी गुण देते हैं। नहीं बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सही पूछा है ना आपसे, ओके, आपसे क्या पूछा है, सही पूछा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। जीएम सरसों वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। वहीं आप देखोगे जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं आपसे जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। नहीं बेटा, ये दिल्ली के द्वारा किया गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा किया गया था। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, आंसर ए नहीं है, आंसर सी नहीं है, आंसर डी नहीं, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कैस्पियर केस 9 टेक्नोलॉजी पढ़ी है आपने, बताइएगा। कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द, ठीक, ऐसे ही पूछता है यूपीएससी, क्या देगा, कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द। देखो, यहाँ पर आपसे 3 स्टेटमेंट है और सुमेलित पूछा है। अब यहाँ पर तो एलिमेंट मेथड हम लगा लेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ज़रा सोचिएगा, जब वो देता है ना ऐसे पेड़ वाले में, एक तो इतना कठिन बना देता है मिलान में, दूसरा पेड़ बना देता है, तो बच्चे को डबल कठिनाई झेलनी पड़ती है। तुक्का मारे तो क्या मारे, मैं कहता हूँ तुक्का कम मारना चाहिए, ठीक है। अपनी नॉलेज, अपने दिमाग का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना चाहिए। सोचो, उस पर 1 मिनट दे दो, क्या हो गया, 100 क्वेश्चन है, आपके पास 120 मिनट है। अरे 1 मिनट तो बनता है ना, 20 मिनट में अपना गोले, सिग्नेचर जो आते हैं ना वो टीचर वगैरह वगैरह। बेल जो आप देखोगे सेकंड का प्रयोग है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जो होती है, इसमें डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप देखो क्या होता है, जो मनी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। बेल सेकंड का प्रयोग जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नहीं होता बेटा, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है ना। तो खासतौर पर सेकंड सही है। कैस्पियर केस 9 एक कण भौतिकी है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने जीन एडिटिंग पढ़ा होगा, जीन सीक्वेंसिंग पढ़ा होगा, जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा आपने, है कि नहीं, जीन वेरिएशन आपने पढ़ा होगा। अरे बोलो हाँ, तो ये सब आपने कवर किए होंगे आवश्यक रूप से। और अभी कार्टी सेल आपने पढ़ा होगा, कार्टी सेल थेरेपी पढ़े हो, किससे है, कैंसर से रिलेटेड है। भारत की एक अभी इसको लेकर के ये जो थेरेपी है, टी सेल थेरेपी, भारत ने स्टार्ट कर दी है और इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है राष्ट्रपति के द्वारा। आपको इसको स्वीकृति भी मिल गई है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका नाम बताना है आपको कि इसको बोलते हैं नेक्स्ट कार्टी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नोट डाउन कर लें, नेक्स्ट कार्टी सेल, ठीक है, नेक्स्ट कार्टी ये है जो लगाया जाएगा, ठीक है, जो थेरेपी है। तो ये थेरेपी है और इसकी कीमत लगभग 30 से 40 लाख रुपए है। और यदि वैश्विक पर देखें तो लगभग 3 से 5 करोड़ के आसपास है, भारत में सस्ता है। तो भारत में जो मेडिसिन वाला है ना, जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर मेडिकली आप देखोगे तो सस्ता है अपेक्षाकृत विश्व के, तो लोग यहीं पर आते हैं बहुत बहुत देशों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, मतलब कि कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखो, कार्बन निषेचन जो होता है बेटा, वायुमंडल में जो कार्बन की मात्रा होती है अगर वो बढ़ जाए और उसकी सांद्रता बढ़ने के कारण पादपों में अगर वृद्धि हो जाता है तो इसी के चलते क्या होता है, आप देखोगे कार्बन फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देखो यहाँ पर खुद लिखा गया है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है खाद के रूप में काम करना, और खाद से क्या होगा, पादपों में, प्लांट में वृद्धि होगी। तो सब ये कनेक्ट है एक दूसरे से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। इट इज़ ईजी है ये थोड़ा, ठीक है। आओ देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है आपसे, ज़रूर पूछ रहा है, और पूछने चाहिए, मैं तो कहूँगा ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बताते हैं कि आप चीज़ों को सही से समझ पाएँ कि नहीं। देखो, जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं, जिससे आपका गीजर स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं, यह इसमें भंडारित सामान में आई कमी जान लेता है और ताज़े किराना सामान को आपूर्ति के लिए क्रियादेश देता है। आपको बता दें कि जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं, तब सभी बत्तियां, पंखे और गीजर एवं एसी मशीनें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात के भीड़भाड़ के बारे में चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है, और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह आपके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भेज देती है। बहुत ही अच्छी भाषा में लिखा हुआ है। इन अभिभूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उपयुक्त परिदृश्य के निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है। 2024 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2024 में भी। बताओ बेटा, किसके बारे में ये चर्चा आपकी हो रही है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स या इंटरनेट्स प्रोटोकॉल, या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। तो ये सब क्या है, जब सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाएं और कनेक्ट हो जाएं तो उस स्थिति को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स इसको कहा जाता है। सॉरी, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स कहा जाता है, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स कहा जाता है, एआई नहीं, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते है कि नहीं, मस्त था, अच्छा था, बढ़िया एकदम। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बेटा आपको ऊर्जा सेक्टर जो है, भारत का एनर्जी सेक्टर है, उसको आवश्यक रूप से पढ़ के जाना चाहिए कि नहीं, बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल सर जी, पढ़ के जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या कह रहे हैं, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखो शब्दों का उच्चारण देखो बेटा, ये भी तो बोल सकते थे कि तीसरा देश है। सामान्य तो ये टेंशन हो गया कि भारत प्रकाश से वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग किए जाने वाला सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा देश है, ये तीसरे स्थान पर है, ऐसा भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये शब्दों का उच्चारण होता है बेटा, वही तो ये गलत है, तीसरा नहीं है। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है, नहीं बेटा। तो यहाँ पर दोनों बातें गलत हो जाएंगी। रिन्यूएबल ऊर्जा जो एनर्जी है उसके तहत ये आता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये, आई थिंक 18वीं शताब्दी में आप देखोगे मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्ण पदार्थ और स्टेपल, जिसको कमोडिटी क्या थे, अब कौन से ऐसे स्टेपल कमोडिटीज़ थे वो क्या थे, उनके बारे में पूछा गया। ये भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन सीक्वेंस में आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये कह रहे हैं एप्रक्स, कपास, तिल, अफीम। अफीम ठीक है, ये तिल कपास थोड़ा लग नहीं रहा है जैसे अपरिकृष्ट कपास। नमक, नमक क्यों लेके जाएंगे वो,
तांबा, चांदी, सोना, मसाले, चाय, ये क्यों तांबा वगैरह क्यों लेके जाएंगे भाई? हाँ, कपास, रेशम, शोरा, अफीम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इनके उस समय बहुत ज़्यादा, देखो ये बल्कि सोना उस समय तो ला रहे थे ये, ठीक है, भारत में सोना चांदी ये जो धातु हैं ये तो ला रहे थे वो बल्कि। तो आपका जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौका मिलेगा आपके साथ में पढ़ाने का तो आपको हिस्ट्री भी बहुत विस्तार से, बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आप एक बार पढ़ लें और उसको नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? याद है आपको चंपारण सत्याग्रह वही जो 1917 में महात्मा गांधी जाते हैं, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर, जो 1916 में हुए आपके बनारस अधिवेशन से, लखनऊ अधिवेशन से, सॉरी, तो लखनऊ अधिवेशन से सीधे वहाँ चले जाते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। कौन? महात्मा गांधी। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय, देखो बेटा आपने पढ़ा है तो ये दलित और आदिवासी कहाँ से शब्द आ गए? एक पार्टिकुलर एक वर्ग की बात करने लगे हो। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, और यहाँ पर कह रहे हैं कि रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। अब जरा सोचो, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, क्यों हुआ था ये सब? चंपारण में क्यों महात्मा गांधी गए थे? क्योंकि जो नील की खेती थी बेटा इसलिए गए थे, और जो किसानों के अंदर जो असंतोष पैदा हुआ था इसलिए गए थे, और जो राजकुमार शुक्ल था उन्होंने दिखाया भी, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये फसलों का रोपण और खेती की भारी गिरावट, इससे कोई लेना देना है नहीं, और विद्यार्थियों महिलाओं की कोई इसमें कोई ये बड़ा आंदोलन नहीं था कि ऐसे बहुत स्तर पर, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ये थे महात्मा गांधी जी के, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको 70 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ बेटा। ये कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कौन कौन थे आपको बताना है इनका नाम। देखिए, इसमें कई व्यक्ति थे, एक नहीं थे। ये कह रहे हैं श्री कृष्ण, देखो पिल्लई ये इसमें नहीं थे, ध्यान रखना, वी श्री कृष्ण पिल्लई इसमें नहीं थे, तो ये तो गलत है। जयप्रकाश नारायण की बात कर लें तो ये भी नहीं थे। दीनदयाल उपाध्याय, इनका कोई इनसे लेना देना नहीं है। हिंद मजदूर सभा के संस्थापक के बारे में पूछा गया। जो यहाँ पर दे के रखा है कि सीपी रामास्वामी अय्यर, नहीं ये भी नहीं थे। अब जब ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, तो कौन थे? अशोक मेहता, टी.एस. रामा अनुजम और जी मेहता इसके आप देखोगे संस्थापक सदस्यों में से थे, जिन्होंने मजदूर वर्ग की बातों को आगे लाने का प्रयास किया, उनके अधिकारों को आगे लाने का प्रयास किया था। आपको मालूम होगा, आपने अगर आप तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे हैं और आपको पता है कि किस तरीके से भारत के अंदर जब अंग्रेज़ थे तो क्या दिन बर दिन उन्हें काम करना पड़ता था। भारतीय नागरिकों को दो ही काम थे, या तो पिटाई खाओ या 24 घंटे काम करो। जरा सोचिए, उस समय का जो बच्चा जिसकी उम्र 9 वर्ष है वो भी 13-13, 14-14 घंटे काम करता था, है कि नहीं, और पैसा बहुत कम मिलता था। लेबर, चाइल्ड लेबर, महिलाएं ये 15-15, 16-16 घंटे, और पुरुष तो जो थे वो तो एज से अगर कोई है तो बस वो तो करेगा पूरा, नहीं तो पिटेगा, ये सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और विदाउट कोई उनको सैलरी नहीं मिलती थी। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? देखो यहाँ पर शब्द है बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, चीख चीख के कहता हूँ कि आप बुद्धिज़्म को, जैनिज़्म को और भारतीय षड् दर्शन को, और आप जो संगम काल है उसको, है कि नहीं, दक्षिण का संगम काल, और ख़ास तौर पर और किसको,
और भक्ति पंथ को, ठीक है, भक्ति पंथ को। इसमें नैयार आपको पढ़ेंगे, अलवार आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इन सबको पढ़ें। सूफी को भी आप पढ़ लें, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चे, मैं नहीं कहता, ऐसा यूपीएससी का खुद आपको एनालिसिस बताएगा। तो ये जो स्थानकवासी हैं बेटा किससे संबंधित है बताओ? ये आप देखोगे जो स्थानकवासी हुए हैं ये जैन संप्रदाय से रिलेटेड है। जब एक स्थान पर ये रुकते थे तो इनको कहा जाता था स्थानकवासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया, अभी भी टाइम है बेटा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको दृष्टि आईएएस की पीटी 365 प्रोवाइड, विजन आईएएस की जो पीटी 365 है वो प्रोवाइड करवाई थी। एक बार उसको पढ़ भी लोगे तो तब भी आपका काम हो जाएगा। ये कह रहे हैं आपसे कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा तथा खानखाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। देखो जब फतेहपुर सीकरी का आप बुलंद दरवाजे की बात करते हो, है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा गेट इसको कहा जाता है, और ये अकबर ने बनवाया था जब इसने गुजरात की विजय की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहे हैं सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। नहीं बेटा, इसमें क्या हुआ है, जो लाल बलुआ पत्थर है, किसका, जो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग इसके अंतर्गत हुआ है। कैसा है, ये भी लाल है, तो ये आपका गलत है। कुछ ऐसे इसकी मीनारों के साइड में या इसके गेट के वहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर संगमरमर पत्थर लगाया गया है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर, या मैं कहूँगा कि पूर्ण रूप से इसको संगमरमर से बनाया गया, तो ये गलत है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूबी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर पत्थर, देखो बेटा यहाँ पर संगमरमर पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है, ये लाल बलुआ पत्थर, धान की भूसी, गारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और आप देखोगे दाल, इन सब के अलावा पेड़ का स्टार्च, ठीक है, इसके अंदर डाला गया, तो स्टार्च भी। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका पहला दूसरा दोनों गलत है, मतलब कि जो राइट आंसर होना चाहिए था, सही पूछा आपसे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाना चाहिए था। और ये मिलता है आपको जब अवध स्थापत्य कला आप पढ़ते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कहाँ, नितिन सिंघानिया में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे एकदम चीख के इसका नाम बता देंगे, है कि नहीं? तो जो आपके बैप्टिस्ट टेवरनियर हैं, ठीक है, इन्होंने भारत के हीरे और हीरो के बारे में चर्चा की है। जो हीरे की खानें कहाँ पर हैं, जैसे गोलकुंडा की खान, है कि नहीं? तो कई जगह आपको आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के रीजन में कई जगह आपको मिलेगा। आइए बेसिन में, गोदावरी बेसिन में, महानदी बेसिन में। क्वेश्चन है आपका 74, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतारित होंगे? कल्कि हैं, ऐसा तो नहीं ना? हाँ ध्यान में रखना। तो जब आप बुद्धिज़्म पढ़ते हैं बेटा तो आपको यहाँ पर मिलेंगे जिसको बोलते हैं मैत्रेय। ऐसा है कि भविष्य में मैत्रेय आएंगे, ठीक है, और ये बुद्ध के अवतार होंगे जो समाज में सुधार करेंगे, संसार की रक्षा करने के लिए। वैसे ही परिणाम तुझे कल्कि भी आएंगे, कल्कि अवतार, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कल्कि टेम्पल भी मोदी जी ने उद्घाटन किया है, ठीक है, संबल डिस्ट्रिक्ट में, यूपी, जो श्री कृष्ण के एक अवतार के रूप में माना जाता है। खैर वो एक दार्शनिक विषय। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ये क्यों की थी? क्योंकि इसका बड़ा मूलभूत उद्देश्य था कि भारतीय रजवाड़ों को तोड़ के रखना और अपनी सत्ता शक्ति को, अपने शासन को और विस्तार देना और लंबे समय तक टिके रहना। पूछा क्या है? दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना को बनाए रखना। बात सही था, सेना रखते थे, ये भारतीय युवा करते थे जो सैनिक थे, और इनका खर्च भी किसको देना पड़ता था? भारतीय राजाओं को। लेकिन काम किसके लिए करेंगे? अंग्रेजों के लिए। बड़ा ही मामला खराब था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय प्रबंधन करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, बिल्कुल ये भी सही था। और नेपोलियन का जो खतरा मंडरा रहा था, याद कीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट, पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम आपके साथ में चर्चा करेंगे वहाँ पर बताएंगे क्या मुद्दा है इसका।
तो यहाँ पर कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना था, जी नहीं, ये कंपनी के लिए आय नहीं बल्कि शक्ति संरचना को विस्तार देने का काम कर रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे है ना हिस्ट्री के, आपसे बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मार के आ गए, आपका अप्रोच, आपके थॉट्स प्रोसेसिंग पर ये क्वेश्चन हैं जो पूछे गए। 76 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? अब किससे ऐसा हुआ कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव? चार्टर एक्ट, बिल्कुल ये है, 1813 का चार्टर एक्ट लाया था। इसने 1,00,000 रुपए को प्रतिवर्ष आप देखोगे इन्वेस्ट करने की बात करी थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1823, प्राच्य एवं जो आपके अलंघवित विवाद हैं इनसे भी हुआ। तो यहाँ पर तीनों से आप देखोगे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? किससे पूछा है? लेक से। मैंने आपको कई क्लासेस में वो ट्रिक बताई है, ठीक है, लेक्स का, दर्रों का, ठीक है, तो उसको एक बार, अब मैं आई थिंक भूल रहा हूँ कि कौन सी क्लास में, लेकिन मैंने आपको बताया है, खासकर ज्योग्राफी की क्लास में बताया होगा, ज्योग्राफी के टेस्ट में बताया होगा। देखिए, तो सबसे बड़ी आपकी जो एक कृत्रिम झील इसमें देखने के लिए आपको मिलेगी, तो ख़ासतौर पर ये झील है बेटा, ये आपकी कोडाई कनाल है। ठीक है, कौन सी है? कोडाई कनाल, और ये आपको तमिलनाडु में मिलती है। बाकी के कोल्लेरू तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और नैनीताल, ठीक है, तालों में ताल, नैनीताल, रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 बताओ, थोड़ा सा बताइएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY योजना जो है, स्कीम जो है, उस पर पूछा गया। पहला, यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लेक्सिबल स्कीम है, बताइएगा किसकी स्कीम है ये? नहीं, ये इनकी स्कीम नहीं है, स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसकी आएगी। यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल और उद्यमिता, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल, यह देश के विनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ भी जोड़ेगी। बिल्कुल सही है, ताकि इससे आप विदेश में भी जा करके काम कर सकें। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैं कहूँगा इजी ऑफ द इजी क्वेश्चनों में से एक है। कई बच्चे कह रहे हैं हिंदू महासभा, नहीं बेटा, आपका गलत है ना। देखिए, जो ऑल इंडियन होम रूल लीग थी, इसने आगे चलकर अपना जो नाम था बच्चे, इसने परिवर्तित कर लिया था और कहा था स्वराज, स्वराज मेरा अधिकार है। ठीक है, किसने कहा था? कमेंट्स में बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पन्ने हैं और ये तो पलटने आपको पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, ये आपको बताना है। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन तब बहुत अच्छे से आप टैकल कर पाते हैं, पिक कर पाते हैं, जब आपको डेट ओवरऑल पता होनी चाहिए। तो इसमें से जो सबसे पहले घटना हुई थी, सबसे पहले एक ही है, दिख गया आपको भी, दीनबंधु जो मित्र ने नील दर्पण लेखन लिखा था, ये सबसे पहला है इनमें। यह आर्य समाज की स्थापना बाद में हुई थी। चट्टोपाध्याय जो आनंद मठ था, ये भी बाद में था। टैगोर ने जो आपकी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में सफलता प्रथम भारतीय बने थे, तो ये भी बाद में थे। सबसे पहले जो दीनबंधु मित्र ने, ठीक है, जो लिखी थी नील दर्पण, ये सबसे पहला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा यह नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का या के संभावित परिणाम हो सकता है? किसके चलते ऐसा है, क्यों ऐसा होता है? ठीक है, नदी तल में अधिक बालू खनन, नदी की लवणता में कमी, अगर जो रिवर है उसकी लवणता में अगर कमी होगी तो ऐसा होगा। हाँ, उसके साथ साथ ऐसा है क्या, लवणता में कमी नहीं होनी चाहिए, वृद्धि, ये उल्टा बोला है इन्होंने, ये कह रहे हैं कमी, कमी नहीं बेटा, अगर वृद्धि होता तो ऐसा होता। तो पहला गलत है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। भूमजल बिल्कुल प्रदूषण होना चाहिए।
भौम जल स्तर का नीचे चला जाना, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो बेटा, अभी हाल ही में क्या है ना, राजस्थान के जैसलमेर में नीचे जमीन से पानी निकला था, वो एक्वाफेयर होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में आ गया मेरे। तो उसको एक शब्द के नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं आर्टरीनेसिस, कुछ इस तरीके से शब्द मेरे माइंड पे से अभी थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं बताऊंगा। आर्टरीनेसिस उस शब्द को रूप में कहते हैं। उसमें से क्या होता है, पानी नीचे से, क्योंकि प्रेशर इतना है, जो एक्वाफेयर है नीचे पानी के, ठीक है, खड्डे हैं, जैसे तालाब आप देखते हैं, झील देखते हैं, तो वो आपकी मिट्टी के 100-200 मीटर के आसपास में है, ठीक है, गहराई में। जब आप बोरवेल करवाते हैं तो वो प्रेशर जो होता है नीचे ऊपर से जो लग रहा है, तो उस प्रेशर के चलते आप देखोगे जब प्रेशर बाहर निकलता है गैस, तो उसके साथ वो पानी आता है। तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि सरस्वती नदी निकली है, ऐसा नहीं है बेटा, वो एक्वाफेयर होते हैं, ठीक है। एक बेस फ्लो के नाम से भी जाना जाता है, बेस फ्लो। बेस फ्लो में क्या होता है कि पानी कंटिन्यूअसली धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है और फिर पानी बहता है, ठीक है, नीचे से किसी एक्वाफेयर से, जो ज़मीन के अंदर लगभग 100-200 मीटर, ठीक है, गहराई में जो आपका एक पानी का पॉन्ड है, एक तालाब है या झील है, लेक है, वो आप देखोगे बेस फ्लो से होते होते जैसे प्रेशर उसको होता है, पुश करता है, तो पानी ऊपर आ जाता है, तो वो अपनी जगह देखते हुए आता है। खैर, आपने वो पढ़ाई होगा, आप तो एकदम जैनबिन है ये चीज़ें। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 82 नंबर। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। पहला, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। दूसरे में कह रहे हैं गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। और मुझे बताओ कि गंधन जो चक्र है एक सॉलिड फॉर्म में होता है गंधक, और उसको छोड़ते हैं तो फिर गैसेस फॉर्मेट में होता है। तो क्या आपको लगता है कि मृदा की कोई भूमिका नहीं है? मृदा की तो भूमिका बहुत ज़्यादा है हर एक सेक्टर में, ठीक है। जो नाइट्रोजन चक्र की बात कर लो, कार्बन चक्र की बात कर लो, उसके साथ साथ ऑक्सीजन चक्र की बात कर लो, वाटर साइकिल की बात कर लो, ठीक है, अब फास्फोरस की बात कर लो, सल्फर की बात, तो सब चक्रों में अधिकतर आप देखोगे कि जो सोयल है, जो मृदा है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखो आपका दूसरा गलत है। कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीय भन में योगदान कर सकती है। हाँ, ये बात सही है। और ये कह रहे हैं कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। कम नहीं करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। तो पहला भी गलत है। तो यहाँ पर आप देखोगे 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि तीसरा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के संदर्भ में भागीदारी। देखो, इस पर पहले भी क्वेश्चन आया था इसी पेपर में, मैंने वो क्लास आपने देखा होगा। तो एनजीटीपी पढ़ा है आपने, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, पढ़े हैं कि नहीं? जो आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा था। वैसे ये है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGI, जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी व्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है। और ये अभिभूत है। किसको ये अभिभूत करता है? 83 में आपसे पूछा गया है। तो बेटा, ये जो आपने देखा होगा रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था, अर्थ जिसको समिट कहते हैं 1992 में, और उसने आगे चलकर 93 में काम करना शुरू किया, ठीक है। फिर उसके सम्मेलन कंटिन्यूसली होते चले गए। और जब रियो डी जेनेरियो में जब आप देखोगे 2022 में धारणीय विकास पर संयुक्त सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन में इस बात को लाया गया था, जो हरित अर्थव्यवस्था की कार्रवाई भागीदारी की बात करता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए 3D मुद्रण। बेटा देखो, क्या है, मैं आपको बता दूं 3D मुद्रण में क्या होता है। जो आप जब 3D पढ़ते हैं, 3D में आपको क्या आता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही आता है। इससे जो है ये आपका 3D मॉडल बनता है। जैसे कोई 3D आपने पिक्चर देखी होगी अपने फ़ोन में या डिवाइस में, जिस पे भी आप क्लास देख रहे हैं, तो उस पर गूगल पे डालना 3D ऐसे पिक्चर डालना 3D पिक्चर, तो आपको वो घूमेगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। हबल स्पेस टेलीस्कोप डाल दो, वो 3D उसका पड़ा हुआ है।
अब मान लीजिए आपसे 4D पूछे तो बेटा कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि 3D प्लस इसमें टाइम और आ जाता है, समय, बस और कुछ नहीं होता है, ये होता है 4D। ठीक है, चलिए ये मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। अब 3D पर आपसे पूछा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको आपके लिए रिवाइज करवा दिया, और ये 4D चर्चाओं में रहा है। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है बेटा, आप इन दोनों को थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 3D पर पूछा तो 4D पर भी पूछ सकता है। अब इस पर पूछा गया है 3D मुद्रण। ठीक है, देखो मिष्ठान की चीज़ें बनाने में, बिल्कुल हाँ मिष्ठान की चीज़ें हम बना सकते हैं, इससे बिल्कुल एकदम बनेगी, बात एकदम सही है भाई, मिष्ठान की चीज़ें हम क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनेंगी 3D से। उसके साथ साथ जैव इलेक्ट्रॉनिक्स कण के निर्माण में बिल्कुल कर सकते हैं, ऑटोमोटिव जो उद्योग होता है इसमें भी कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, पुनर्निर्माणकारी जो आपके शल्यकर्म होते हैं इसमें कर सकते हैं, हाँ जी, जो आपका दत्त डेटा जिसको संसाधन प्रौद्योगिकी में कर सकते हैं, जी हाँ, तो इनको लगभग इन सभी में कर सकते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखो सही पूछा था, बस ऐसा आपसे 4D पे भी पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन जो बनाता है ये उसके व्यवहार पर बनाता है ना, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, बिहेवियर है, उस पर ये क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि वैरनद्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र पर अवस्थित है। दो ज्वालामुखी आप पढ़ते हैं, एक है नारकुंडम और एक है वैरनद्वीप। वैरनद्वीप जो है आपका एक्टिव वोल्केनो है, और जबकि आप देखोगे नारकुंडम ये सुसुप्त है। ठीक है, तो पहला एकदम आपका सही है, क्योंकि ये आपको अंडमान में मिलेगा। ठीक है, ये आपको अंडमान में देखने के लिए मिलेगा, तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। वैरनद्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। देखो डाटा ये गलत है। ठीक है, पिछली बार वैरनद्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। अगर यहाँ पर बेरेन ना देता, मान लो यहाँ पर बेरेन ना देता, यहाँ पर देता नारकोंडम, 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 ये भी ज्वालामुखी है भारत का, तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, तो ये भी गलत है। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा 86 नंबर का क्वेश्चन। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय समाचारों में उल्लेखित है। ये क्यों आप देखोगे चर्चाओं में रहा है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या होता है बच्चे, ये खास तौर पर आप देखोगे जिस क्षेत्र में ये उगता है, ये जो पादप है, ठीक है, ये वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है, मतलब कि उस पर ये अपना इम्पैक्ट डालता है। जैसे गाजर घास आपने पढ़ा होगा, कई ऐसी मछलियाँ आपने देखी होंगी जो प्रभाव डालती हैं। जैसे फुलवाड़ी आप लगाते हैं घर में, ठीक है, उसमें कई ऐसी फुलवाड़ी हैं, ठीक है, तो ये प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी फुलवाड़ियाँ, फ्लोर, ये भारत पे नहीं हुआ करते थे, इनको अंग्रेज लेकर के आए थे, है ना। जब हम मैक्सिको से बीज लेकर के आए थे गेहूं का, जब हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हमने सुधार किया, तो उसमें कई घास उन्होंने स्वयं अमेरिका ने, ठीक है, डाली थी। उसमें हाथी घास के ऐसे झुंड जैसी पतेल की तरह पत्ती मिलती है उसकी, तो उस घास को उन्होंने स्वयं डाला था गेहूं में कि इसको डाल दो उसमें ताकि ये भारत चला जाए। और ऐसा घास होता है वो स्थानीय जो भी आप देखोगे पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनको नाश करता है, विनाश करता है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। क्या ऐसी बात है, बताओ, क्या ऐसी बात है कि यहाँ पर आपको ज़्यादातर ये देखने के मिलती हैं? जी हाँ, ये बात एकदम सही है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस इस क्षेत्र में, मतलब कि ट्रायंगल रीजन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का मतलब कि परपोषी करती हैं।
अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे सही, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो प्रवाल भित्तियाँ बच्चे ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, और ख़ास तौर पर 1/3 से अधिक जो आपने देखा हो कोरल रीफ है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। चलिए कोरल ओशन भी वहाँ पर है, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। और ये भी बात सही है कि यहाँ पर कई ऐसे छोटे बड़े स्पीसीज़ रहते हैं, इनको कई भित्तियाँ, कई अधिक जनसंख्या को आप देखोगे जंतुओं के संघों को यहाँ पर परपोषण के रूप में काम। तो ये बात सही है, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपके क्या सही हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 डी में, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है। अब ये इसको किसने शुरू किया है, कौन इसको लेकर के है, तो UNFCCC का सचिवालय। कब आया था ये, अर्थ समिट में आया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में पूछा है, संस्थान है और इसके संस्थापक हैं। अब ये क्वेश्चन एक आपसे शुरू का, आई थिंक शुरू का ही क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था, वो पूछा गया था, है ना। बताओ 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 क्वेश्चन। बनारस का संस्कृत जो आप देखोगे कॉलेज है, ये विलियम जोन्स नहीं, विलियम बेंटिंग के द्वारा इसको लाया गया था, विलियम जोन्स नहीं है, तो पहला इसमें गलत है। तो आंसर ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। अब या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। कलकत्ता जो मदरसा है बेटा, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और ये भी जो बनारस में संस्कृत कॉलेज है, ठीक है, ये भी आप देखोगे पहला गलत है, दूसरा एकदम सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है ये कह रहे हैं कि आर्थ विलेज ने की थी, नहीं बेटा। तो यहाँ पर आप देखोगे केवल दूसरा सही हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये क्षेत्र कभी कभी समाचारों में रहते हैं और देश हैं, तो ये वो क्षेत्र हैं जो उस समय चर्चाओं में आपको देखने के मिले। जैसे क्रीमिया है, क्रीमिया कहाँ मिलेगा बताओ, बोलो बेटे, बेटा बोलो, बेटा बोलो, बेटा बोलो। ये कह रहे हैं क्रीमिया मिलता है आपको हंगरी में, नहीं बेटा ये हंगरी में नहीं मिलता है। कैटालोनिया स्पेन में आपको मिलेगा। उसके साथ साथ जो आपका मिंडानाओ है ये फिलीपींस में मिलता है। ओरोमिया जो है ये नाइजीरिया में नहीं मिलता है। तो आप देखोगे कौन कौन सा मिल रहा है, एक मिल रहा है आपको तीसरा और एक मिल रहा है पहला, तो 1 3 हो जाएगा सी। चलिए ये वो क्षेत्र हैं, मैप इन न्यूज़ आप जब करते हैं तो ये चर्चाओं में रहते हैं और ये पूछे भी जाते रहे हैं, ठीक है। आओ, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्टवादी जो साम्यवादी दल की सरकार। दूसरे में कह रहे हैं भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक के रूप में गोवा को स्वतंत्र अंग बनाया गया 87 में। ये 1969 में लोकतांत्रिक रूप से साम्यवादी दल ये बने थे 1971-72 में, और एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था बाद में। तो ये आपसे पूछा है, बताओ इसके बारे में 91 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले आएगा नंबर 3, ठीक है, ये आएगा। फिर दूसरे स्थान पर आएगा दूसरा ही, तीसरे स्थान पर ये आ जाएगा, और गोवा 1987 में, ये सही हो जाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखिए इसका आंसर आपसे मुझे चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 92 आपको आई होप की स्क्रीन पर दिख रहा है। अरे बोलो हाँ दिख रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके फंडामेंटल राइट से बेटा, ठीक है, और मैंने कल भी बताया आज भी बता रहे हैं, जो डिजिटल राइट है बेटा, ठीक है, ये आपका क्या कर दिया गया है, इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है, और ये किस में रखा गया है, आर्टिकल 21 में रखा गया है। चलिए बताइएगा कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से
किसे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थात अर्थित होता है, ये आपको बताना है। निजता का अधिकार की बात की जा रही है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो इसका तो राइट आंसर आपको कमेंट्स बनता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आप इजी वे में कर ही सकते। चलिए आइए देखिएगा, हिंट्स तो मैंने दे दिया क्वेश्चन को पहले। ये देखो बेटा, ये वो क्वेश्चन है आपके कॉन्फिडेंस को चेक करता है। ये क्वेश्चन आप पढ़ के आए कि नहीं। पूछा गया है कि यहाँ पर 7 ऐसे लिख दिए हैं वैरायटी, सुपारी, जौ, कॉफ़ी, रागी, मूंगफली, तिल, हल्दी, है ना। और क्वेश्चन आपसे क्या है, ये है क्वेश्चन, उपयुक्त में से किसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की। अब देखो, आपको क्या लगता है, सुपारी है आपका, एमएसपी आपने पढ़ी होगी, 23 आप पढ़ते हैं, 22+1 23 फसलें पढ़ते हैं, जिसमें आप दलहन पढ़ते हैं, तिलहन पढ़ते हैं, ठीक है, नकदी में कोपरा पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, और अनाज पढ़ते हैं, ठीक है, यही पढ़ते हैं। आप सुपारी नहीं पढ़ते बेटा, तो सुपारी गई। क्या कॉफ़ी पढ़ते हैं? नहीं सर। मूंगफली है? हाँ। तिल है? हाँ। हल्दी नहीं है। रागी है? हाँ। जो है, देखो अब पहले इसको देखो, जो पे कंफ्यूज हैं तो देखो, जहाँ हल्दी वाला है उसको कट करो, पहले करो सुपारी वाले सब काट दो, जहाँ एक है उसको ख़त्म करो, बस आंसर आ गया। तो 2 4 5 6, ठीक है, कितना है, 2 4 5 6, 2 4 5 6, ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब कि जो एमएसपी के अंदर जो है, रागी है, मूंगफली है, तिलहन है, दलहन है, ये सब है इसके अंदर, लेकिन हल्दी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, ये सुपारी नहीं है, तो बी आंसर। चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा। किस एक में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, 94 नंबर का। आपको क्या बताना है, ये जो अभ्यारण्य है इसके बारे में आपको कमेंट्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 95, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसी क्लास में, जीएसएलवी, पीएसएलवी, अभी याद कीजिएगा, जियो संस्कृत ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना, तो उसी से पूछा गया। भारत के उपग्रह प्रमोशन करने वाले वाहनों के संदर्भ में अभी बेटा नेक्स्ट जनरेशन जो आपका जीएसएलवी है वो आ रहा है। कौन सा? नेक्स्ट जनरेशन जीएसएलवी, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसएलवी ये आ रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ख़ास तौर पर जीएसएलवी मार्क 3 जीएसएलवी M3 मार्क 3 इसको कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना। चलिए आइए देखिए, इनके सब आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, इनका नेचर, मतलब कि किस तरीके से ये काम करता है, कितने चरण का होता है, डैट। पहला स्टेटमेंट को देखो, पीएसएलवी वे उपग्रह प्रमोशित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों की मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को प्रमोशित करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। क्या ये बात है? बताइएगा, ऑप्शंस को देख लीजिएगा, क्या ये बात है? ठीक है, 95 नंबर का पहला स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, बताओ, आपको क्या लगता है, बताओ पहला स्टेटमेंट। नहीं पता? चलिए रहने देते हैं। दूसरा है कि पीएसएलवी द्वारा प्रमोशित उपग्रह आकाश में एक ही स्थित, ठीक है, एक ही स्थिति में स्थायी रूप से प्रतीत होते रहते हैं, जबकि पृथ्वी पर एक विशिष्ट स्थान देखा जाता है। ये गलत है। जीएसएलवी मार्क जो 3 है 4 चरणों वाला, बेटा 3 चरणों वाला है ये, ठीक है, प्रथम में सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर आपका क्रायोजेनिक इंजन। तो देखो यहाँ पर दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो पहला इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके बारे में पूछा गया। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी के
अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। देखो ऐसा शब्द जब इकोनॉमी में पूछ ले तो उसको 100% गलत होता है वो, ये प्रमाण आपके समक्ष है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया। ये बात सही है, ताकि उनको इस बला से, मैं कहूँगा कि इस क्राइसिस से बाहर वो निकालने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया आपसे जीएसटी जो है उसके बारे में, इजी है, इसके बिहेवियर पर क्वेश्चन पूछा गया है। पॉपकॉर्न पर भी क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में ये किया था, आपको सोल्व भी करवाया था। देखिए छिलका उतरे हुए अनाज क्या जीएसटी के अंतर्गत आते हैं? मतलब कि पैकेजिंग उनकी नई हुई है तो वो तो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ऐसा है क्या? तो जो छूट प्राप्त है उसकी बात पूछी है, ठीक है। तो ये छिलका उतरे अनाज होते हैं, ये नहीं आते हैं। मुर्गी के पके हुए अंडे, देखो पकाए हुए जो, ठीक है, मुर्गी के अंडे पकाए हुए, तो क्या वो इसके अंतर्गत आएंगे? इसमें भी इनको क्या है, छूट मिलती है। संसाधित डिब्बाबंद मछली, देखो बेटा ये पैकिंग हो गया, आप डिब्बे में क्या हुआ है, अब चीज़ें डिब्बे में क्या है, पैक्ड हो गई हैं, और जब पैक्ड हो गई हैं तो उस पर चिट भी लग गई है। विज्ञापन सामग्री जो समाचार पत्र होता है वगैरह वगैरह, तो ये आप देखोगे सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, बताइएगा। पहला, संकट पूर्ण जो वन्यजीव अभ्यारण्य क्रिटिकली इंडेंजर, क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में है। क्या बात सही है? एकदम सही है। और अभी जो पवित्र उपवन है, ठीक है, याद है आपको पवित्र उपवन के बारे में, राजस्थान में खेजड़ी, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन दिए, उसको भी एक बार देख लें। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को आप देखोगे पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए। हाँ जी। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग विशेष के रूप में कमजोर जनजाति समूह के लिए पर्यावास अधिकार आधिकारिक रूप से निर्णय ले सकता है और उसकी घोषणा कर सकता है? नहीं, ये सब तो वहाँ के राज्यपाल को, गवर्नर को, या फिर मैं कहूँगा कि राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही आपका तीसरा गलत हुआ आपका आंसर आ जाएगा, ये राइट आंसर है। 99 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। एक क्वेरी और बचा आपका, एक क्वेश्चन, सॉरी। ये पादप फैलाते हैं, बताओ कौन कौन से फैला देंगे? क्या आपको लगता है पक्षी? हाँ। उड़ती धूल? हाँ। वर्षा? हाँ। बहती हवा? सब, ये सब क्या करेंगे, ये आप देखोगे पादप को, रोग को फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 100 नंबर। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में आपसे पूछा है। पहला, जैविक उत्पाद के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मतलब कि NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के अधीन कार्य करता है। क्या ये इसके अधीन कार्य करता है? बताओ, क्या ये इसके अधीन काम करता है? तो आप कहोगे जी नहीं, ये इसके अधीन काम नहीं करता है। NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात प्राधिकरण मतलब कि अपेडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो ये बात सही है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से आप देखोगे जैविक खेती वाला जो राज्य है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। चलिए, तो ये आपका जो टेस्ट था बेटा, सॉरी टेस्ट नहीं, पेपर, टेस्ट इसने करवा दिया ना, टेस्ट का नाम आता है। तो जो 2018 का पेपर था, ठीक है, वो हमने आपसे क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। ठीक है, हमने आपके साथ में पूर्ण रूप से उसकी चर्चा कर ली है। तो आज के विषय में इतना ही रहने देते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि टेस्ट जो है वो मैं आपके साथ क्लास डिस्कस करूं या फिर आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा दूं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। कैसी लगी क्लास कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, उसको जा करके ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बाय।